गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जब आप किसी भी केमिकल में, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करते हो, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करते हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज आपका टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इसके अंदर 2 टॉपिक पढ़ोगे आप। मतलब ऐसे तो बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, लेकिन आपकी क्लास में 2 बताए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 मेन इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में पड़ते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है क्रोजना मेटल, सेकंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्रोजना मेटल में आप पढ़ोगे ये जो आपकी मेटल्स ख़राब हो जाती हैं उनके ऊपर, जैसे आयरन की बात करें तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, रस्ट लग जाती है। वैसे ही सेकंड टॉपिक है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, हाँ सॉरी, पहले जो क्रोजना मेटल है वो क्यों ख़राब होती हैं? क्रोजना मेटल की जब ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कोई भी मेटल है जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वो करोड हो जाएगी, ठीक है। रेंसिडिटी ऑफ फूड में आप पढ़ोगे कि हमारा जो फूड है वो भी ख़राब होता है। अगर आपने सपोज करो आज सुबह खाना बनाया, शाम तक हो सकता है वो ख़राब हो जाए। गर्मियों में तो दोपहर 5-6 घंटे के बाद ख़राब हो जाता है फूड, अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर ना करो, ठीक है। अगर आप दूध ही पूरे दिन बाहर रखो तो आप देखते हो शाम तक वो ख़राब हो जाता है, उसमें एसिड बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये कह रहे हैं कि क्यों होता है रेंसिड, क्यों होता है हमारा फूड रेंसिड? होता है फूड का पॉइजन होना, ख़राब हो जाना फूड का। क्यों होता है फूड क्यों होता है ख़राब? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, मतलब अब वो फूड कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए हमारा जो फूड है वो रेंसिड हो गया, खाने के लायक नहीं रहा, ठीक है। 1 बाय 1 ये दोनों टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्रोजन ऑफ मेटल। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछते हैं। कभी वो अकेला क्रोजन ऑफ मेटल पूछेंगे और कभी दोनों एक साथ पूछ लेंगे, क्रोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है बेटा। मतलब अलग अलग आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, और अगर जॉइंट आएगा, इकट्ठा आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा आपको। तो आपने ये दोनों टॉपिक करने हैं, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रिएक्शंस के बाद सबसे पहले रिएक्शन वाला, जितनी भी रिएक्शन 12 रिएक्शन आपने की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। इसके ऊपर ई करके ऐसे लिख लो, बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए रीडिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। क्रोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर आर ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। अच्छा, कह रहे हैं कि जो हमारा क्रोजन है ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो मेटल्स हैं वो स्लोली ख़राब होती हैं। स्लोली मतलब ईट होती है, ईट लिखा हुआ है ना, स्लोली ईटन अप होती हैं। अब उनको ईट करता कौन है? जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं मेटल, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, जब जहाँ फिर कोई केमिकल उनके ऊपर पड़ जाए, जैसे कि कोई एसिड किसी मेटल के ऊपर गिर जाए तो वो जो मेटल है वो स्लोली क्या होंगी? ख़राब होना। मतलब कहने का मतलब कि खोखला कर देगा ये चीज़ें, उनको मेटल को अंदर से क्या कर देंगी? खा जाएंगी, ईटन अप कर जाएंगी, ठीक है। फिर इसकी कॉमन एग्जांपल हम आयरन की लेते हैं कि आपने देखा होगा जब आयरन को रस्ट लगता है तो वो कैसा हो जाता है? फूल सा जाता है, और वो अंदर से खोखला होता जाता है। देखा हुआ आप सभी ने, ठीक है, आप जानते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट लाइन, क्रोजन ऑफ मेटल अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन में जो आपको बता रहे हैं कि जो मेटल की क्रोजन है वो उसके सरफेस से स्टार्ट होती है। सरफेस मतलब उसकी बाहर वाली लेयर से स्टार्ट होती है। कभी भी कोई मेटल सीधे डायरेक्ट अंदर से स्टार्ट नहीं होगी ख़राब होना, वो बाहर से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाले पोर्शन के साथ ही उसका क्या होगा? टचअप आएगा ना इसके साथ, वाटर के साथ या फिर एयर के साथ, तभी वो ख़राब होना स्टार्ट होंगी। अंदर से वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर तो नहीं जाएगी ना, एकदम बाहर से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं आफ्टर द अपर लेयर ऑफ मेटल इज क्रोडेड द लोअर लेयर ऑफ मेटल इज क्रोड। पहले बाहर वाली लेयर ख़राब होगी, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें अंदर तक उस मेटल को ख़राब कर देंगी, ठीक है बेटा। क्रोजन प्रोसेस इज रिडॉक्स रिएक्शन विच अकर्स व्हेन
सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। क्रोजन प्रोसेस एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है, रिडॉक्स में दोनों आ जाती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब आप एक साइड ऑक्सीजन ऐड करते हो और दूसरी जगह ऑक्सीडेशन रिमूव करते हो, सॉरी ऑक्सीजन रिमूव करते हो। मतलब क्रोजन प्रोसेस अगर आपको मल्टीपल में आएगा कि क्रोजन प्रोसेस कैसी रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसकी 3 एग्जांपल दी हुई हैं, एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास। ब्रास और कॉपर के ऊपर जब क्रोजन होती है तो उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। सेकंड वाली एग्जांपल है आयरन की, ये आप जानते हो। आयरन में इन्होंने बताया होगा कि जब भी आप आयरन की बनी हुई कोई भी चीज़ बाज़ार से घर लाते हो तो थोड़े दिन तक वो ठीक रहती हैं, लेकिन जब लंबे समय तक आप उनको प्रिवेंट नहीं करते हो, बचाते नहीं हो एयर के कांटेक्ट में आने से, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसी तरह से सिल्वर, थर्ड एग्जांपल में सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर हैव ए ब्लैक कोटिंग व्हेन इट इज़ क्रोडेड। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जब वो ख़राब होती है, ठीक है बेटा। अकरेंस ऑफ क्रोजन, अकरेंस ऑफ क्रोजन में आप पढ़ोगे कि जो क्रोजन है इसके क्या रीज़न है, कैसे होती है ये। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। अगर जहाँ पे आपने उस मेटल को रखा हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन या एयर बहुत ज़्यादा है, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्रोजन होने के। जहाँ फिर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ फिर आपने वाटर में रखा हुआ है उस मेटल को और उस वाटर में बहुत सारे साल्ट्स हैं, ठीक है। साल्ट्स की बात करूँ तो सिर्फ ये खाने वाले साल्ट नहीं होते, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनको सॉल्ट बोलते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कोई भी साल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी हमारी मेटल क्रोड होगी। फोर्थ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, सेकंड चैप्टर में आप ना, जो अभी आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, वहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल सीखोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना होता है, 18 उसके कॉलम होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे कि जो ऊपर वाली मेटल्स हैं ना उस पीरियोडिक टेबल में, ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नीचे वाली हैं वो कैसी हैं, वो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की मेटल्स हैं ना उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो बाहर वाली एयर में जो बाकी गैसेस हैं उनके साथ जल्दी रिएक्ट हो जाएंगी, इस वजह से भी वो जल्दी करोड होंगी, ठीक है। और इस पेज पे ये जो साइड पे टॉपिक लिखा हुआ ये भी आपने नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में समझाऊंगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में बात की हुई है, आप अभी इसको होमवर्क वाली कॉपी पे नोट नहीं करोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्योरिटी ऑफ मेटल। या फिर आपके पास कोई ऐसी मेटल है जो बहुत ही प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में तभी भी वो जल्दी करोड होगी, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ मेटल मतलब क्रोजन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल के अलॉय बना दें। मेटल में एक अलॉय आपने पढ़ा हुआ है, शायद 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक मेटल में 2 या 3 मेटल्स को मिक्स कर दो, तब वो मेटल प्योर नहीं रहती, प्योर नहीं रहती। अब वो कैसी हो गई है, इम्प्योर हो गई है, मतलब अब उसको क्रोजन नहीं होगी, अब वो ख़राब नहीं होगी, उसके चांसेस कम हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के, ठीक है बेटा। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में आ जाएगा आपका कि क्रोजन होने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटल विद ए थिन लेयर ऑफ पेंट, वार्निश, प्लास्टिक एक्सेट्रा। कि अगर आपने मेटल को क्रोड होने से बचाना है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर पेंट की, वार्निश की, प्लास्टिक की लेयर कर दोगे, ठीक है, लगा दोगे, इससे भी बच जाएगा, ताकि मतलब हमारी जो ये मेटल है ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए। कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटल और मेटालिक टूल्स विद ऑयल। मेटल या मेटालिक टूल हो गए, कोई भी मेटल की चीज़ को आप क्या करोगे, ऑयल की लेयर चढ़ा दोगे उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट आपका, कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ मोर रेजिस्टिव मेटल सच एज क्रोमियम, निकल और ऑन दी सरफेस ऑफ मेटल। थर्ड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि आपका जो भी मेटल वाली चीज़ है उसके ऊपर उससे ज़्यादा रेजिस्टिव मेटल की लेयर चढ़ा दो। ज़्यादा रेजिस्टिव मेटल जो होगी इसकी रिएक्टिविटी कम होगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना होती हो उसकी लेयर चढ़ा देनी है आपने मेटल के ऊपर, ठीक है। अभी उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि कौन कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रेजिस्टिव है, क्रोमियम, निकल, ठीक है। ये मेटल की लेयर आपने
मेटल्स के ऊपर चढ़ा देनी है जिनको आपने कोरोजन होने से बचाना है। मेकिंग अलॉयज फ्रॉम मेटल्स आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। मेटल्स के क्या कर दो, अलॉय बना दो। ये अभी मैंने यहाँ पे बताया था 5th पॉइंट में, मेटल के अलॉय बना देते हो तभी भी आप कोरोजन से उसको बचा सकते हो। 5th पॉइंट, कोटिंग दी सरफेस ऑफ आयरन विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। अभी इन्होंने 5th पॉइंट में आयरन की बात की हुई है बेटा, कि आयरन को कैसे बचा सकते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दो, जिंक की लेयर चढ़ा दो, जो क्या होगी, जो आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फिर जिंक ही ख़राब होगा, आयरन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जिंक रिएक्ट हो जाएगी ना ऑक्सीजन के साथ, तो आयरन हमारा बच जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन तो सेपरेट भी पूछ सकते हैं आपको, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर इसके साथ भी पूछ सकते हैं कि क्रोजन ऑफ मेटल बताओ और एक एग्जाम्पल बताओ उसके साथ। जब उन्होंने ऐसा लिखा होगा ना एग्जाम में कि एक्सप्लेन क्रोजन ऑफ मेटल एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तब आपने ये करना है, नहीं तो आप यहाँ तक ही करोगे। ठीक है बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन मैं फिर बोल रही हूँ तब भी करना है जब एग्जाम में आपको पूछा होगा, तो और ये मैंने इसलिए करवाया हुआ है कि कई बार ये सेपरेट भी आया हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्रोजन ऑफ मेटल की एक एग्जांपल है। क्रोजन ऑफ मेटल में हम सारी मेटल्स की बात कर रहे थे, और रस्टिंग ऑफ आयरन में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ आयरन के ख़राब होने की बात करेंगे। ठीक है। रस्टिंग इज दिस है, पूरा सेम है ये प्रोसेस, वैसे ही है कि इसमें क्या बताएंगे हम कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, तो रस्टिंग हो जाती है। ठीक है। इसमें भी हम पढ़ेंगे इसके प्रिवेंशन, बचाना कैसे है, इसको पढ़ लेते हैं इसको। रस्टिंग इज a slow process of oxidation. Rusting is a slow process of oxidation of iron in the presence of air and moisture. बस इसमें आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। बोल रहे हैं कि रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो आयरन है वो स्लोली एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेती है अपने आयरन की चीज़ों के ऊपर। तो ये इन्होंने बोला ये रस्ट का फार्मूला है, ये बेटा आपको आया हुआ है मल्टीपल में, बड़े बार आया हुआ कि रस्टिंग का फार्मूला बताओ, तो ये याद कर लेना है। यहाँ पे फार्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। ये जो X लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस X की कोई भी वैल्यू हो सकती है। X जो है 3 हो सकता है, X4 हो सकता है, X5 हो सकता है, X6 हो सकता है। जनरली हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, X। जैसे आप मैथ में कोई भी डेरिवेशन लेनी है तो आप N यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, X यूज़ किया हुआ है कि X जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो हमारा आयरन है Fe, आयरन का फार्मूला क्या होता है Fe। आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है प्लस H2O हो गया कि जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी है, कितनी नमी है X, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स X मतलब X3 पार्टिकल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरह से बताया हुआ है कि इतने X पार्टिकल्स जो हैं वो आयरन के साथ रिएक्ट होंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है। 1-2 बार लिखना है इसको, लर्न कर लेना इस सेक्शन को। रस्ट इज ए सॉफ्ट पोरस एंड पाउडर सब्सटेंस। रस्ट कैसा मटेरियल होता है, सॉफ्ट पोरस और पाउडर मटेरियल का होता है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अक्रेंस बताना चाहते हो तो अक्रेंस वही आ जाएंगे इसके जो पीछे पढ़े आपने ना, क्रोजन ऑफ मेटल के जो अक्रेंस पढ़े वही इसके आ जाएंगे। अगर आप लिखना चाहते होंगे तो वहाँ वही लिखना, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आ जाएगा आपका पहला, तो आप ये वाला लिख सकते हो, ये जो 5th पॉइंट आपने पढ़ा। फिर नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद ए थिन लेयर ऑफ पेंट। बाकी जो इसका ये नेक्स्ट प्रिवेंशन है इसमें बता रहे हैं कि आयरन को प्रिवेंट कैसे करना है। आपको पता है, जो उसके ऊपर पेंट की लेयर चढ़ा दो, ग्रीस की लेयर चढ़ा दो, ऑयल की लेयर चढ़ा दो, तो वो प्रिवेंट हो जाता है। एयर का कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो मतलब उसको रस्ट नहीं लगेगी। सेकेंड पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय कोटिंग आयरन विद नॉन क्रोजिव सब्सटेंस लाइक कार्बन। कार्बन की लेयर चढ़ा दो, कार्बन जो होता है उसको रस्ट नहीं लगती, वो ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट होता है, क्रोजिव नहीं है, ये क्रोजिव नेचर का नहीं है, तो इसकी लेयर चढ़ा दो, तभी भी हमारा ये जो है आयरन होगा ये बच जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हो कि अगर हम आयरन का अलॉय बना देते हैं तभी भी हमारी अलॉय आयरन जो है वो रस्ट नहीं लगेगी उसको। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बी पार्ट, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड में आप पढ़ोगे कि जो हमारा फूड है, अब अगर उसमें ऑक्सीजन में ऐड हो जाती है तो क्या होता है, हमारा फूड रेंसिड हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर सम टाइम दे गेट स्पॉइल्ड एंड गिव फोल स्मेल एंड अनप्लेजेंट टेस्ट। क्या मतलब हुआ, बोल रहे हैं कि जो हमारे जो फूड, ऐसी फूड मटेरियल हैं जिनमें फ़ैट और ऑयल है। ठीक है, अब चपाती आप खाते हो उसमें तो फ़ैट और ऑयल नहीं है, वो ख़राब नहीं होती हैं, चाहे 4 दिन भी बाहर रहें वो ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें ना ही फ़ैट्स और ना ही ऑयल है। लेकिन ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फ़ैट और ऑयल हो, जैसे आप वेजिटेबल बनाते हो तो आप ऑयल में बनाते हो ना, या कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जिसमें मतलब उसके अंदर फ़ैट या ऑयल हो, और उसको आप अगर थोड़े टाइम के लिए, लंबे समय तक बाहर रख देते हो, पूरे दिन बाहर ही रहने देते हो, तो आप क्या देखते हो कि वो थोड़ी देर के बाद स्पॉइल मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, दिस इज़ बिकॉज व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ऐसा क्यों होता है कि उस फूड में जो फ़ैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए। अब फैट और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, जिस वजह से वो रेंसिड हो गए, ख़राब हो गए, और उनकी जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। दिस चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर्ड बाई ऑयली एंड फैटी फूड्स बाई ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अच्छा, तो ये लाइन चाहे हम नहीं लिखो, आप सीधे ऐसे लिख सकते हो कि इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड, जिसमें हमारा जो फूड में जो प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल, इन ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से इनकी स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है मैंने, कि जब हम कोई पोटैटो वेफर्स होता है, जो कोई भी आप आलू चिप्स बनाते हो घर में, तो आप जब इसको लंबे समय के लिए स्टोर कर देते हो, वैसे तो हम करते नहीं हैं, उसी टाइम हम खा लेते हैं, लेकिन बाई चांस हम स्टोर कर देते हैं उसको, थोड़े दिन के लिए स्टोर कर देते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आप क्या देखोगे, इसका जो टेस्ट और स्मेल होगा ना वो चेंज हो गया होगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा और बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिन के बाद इसमें से। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि उसमें क्या है प्रेजेंट, ऑयल प्रेजेंट है। आलू चिप्स है तो आपको पता है फैट्स भी होते हैं उसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, अब इसको होने से कैसे बचाना है, रेंसिडिटी ऑफ फूड के ना अक्रेंस नहीं करने हैं आपने, अक्रेंस नहीं देने हैं, इसके सीधे प्रिवेंशन देने हैं। अक्रेंस हमने यहाँ पे ही बता दिया। अक्रेंस होता है कि कैसे होती है चीज़, तो हमने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये कैसे होता है कि जब ज़्यादा देर तक फूड बाहर रहे तो फूड ख़राब हो जाए, मतलब इसी पैराग्राफ के अंदर हमने इसका अक्रेंस बता चुके हैं, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन देखिए, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो भी हमारा फूड जो है वो रेंसिड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ऊपर एग्जांपल दे रही थी ना, हमने पोटैटो वेफर्स बनाए, फ्राइड किया उसमें, लेकिन ये मैं बात कर रही थी कि हमने घर में पोटैटो चिप्स बनाई। ठीक है, लेकिन वही पोटैटो चिप्स जब आप मार्केट से लेते हो तो आप पैकेट फाड़ के उसी टाइम खा लेते हो, तो वो तो महीना 2 साल पहले बने होते हैं, तभी भी वो ख़राब नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है ऐसे, वो क्यों नहीं ख़राब होती है आलू चिप्स, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या डाले होते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये क्या करते हैं, ये फूड में जो ऑयल और फैट होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचाते हैं। नाम ही सजेस्ट कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट हो गया जो ऐसी चीज़ डाली होती है जो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। ठीक है बेटा, इन द फूड इंडस्ट्री ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर केमिकल्स आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। कह रहे हैं कि जब भी आप फूड मटेरियल बनाते हो, फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल में पैकेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो, उसमें फैट्स और ऑयल हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, सेकेंड प्रिवेंशन, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रख देते हो तभी भी वो बच जाएगा, तभी भी वो थोड़ा टाइम निकाल जाते हैं। कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर आल्सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन।
मतलब ज़्यादा लंबा समय तो नहीं निकाल पाते, हाँ थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, 1-2 दिन वो निकाल लेंगे अगर आपने एयर टाइट जार में रखा होगा फूड को स्टोर करके, क्योंकि इससे क्या होता है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। स्लोली ही कभी कभार ऑक्सीजन उसमें जाएगी जब आप उसका जार खोलोगे, ठीक है। एंड दिस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ फूड मटेरियल, इससे भी हमारे फूड मटेरियल की लाइफ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में आप पढ़ोगे कि फूड आइटम्स, आपने जिन पैकेट्स में फूड आइटम्स डालनी है ना उसके अंदर से सारी की सारी ऑक्सीजन अगर आप बाहर निकाल दो, ठीक है। जिस पैकेट्स में आप फूड स्टोर कर रहे हो, चाहे वो आपका मिल्क के आते हैं ना, मिल्क के पैकेट आते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स के पैकेट आते हैं, तो जिसमें भी आप फूड आइटम स्टोर कर रहे हो तो उसमें से क्या करना है, आपने सारी की सारी ऑक्सीजन निकाल देनी है, तभी भी हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ्स, ये वाला आपको पता ही है कि फूड मटेरियल को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो इससे भी क्या होता है फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाती है, ठीक है बेटा। लोअर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, स्लो, ऑक्सीजन जल्दी ऐड नहीं होती लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इसकी ये जो आपने रेफ्रिजरेशन वाला पढ़ा, आपको पता ही है गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फूड जल्दी ख़राब होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो आपने देखा है सर्दियों में हम दूध पूरा दिन बाहर रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। तो मतलब इस पॉइंट से आपको ये पता चला कि जो फूड है जो कब रेंसिड होता है, जब टेम्परेचर हाई हो, गर्मियों में ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। फिफ्थ पॉइंट बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, फूड को लाइट से थोड़ा दूर रखना है। अगर आप तेज़ धूप में रख दोगे, ठीक है, ऐसी जगह रख दोगे फूड को जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उससे भी ऑक्सीडेशन क्या होगी, फास्ट होगी, ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से फूड ख़राब होगा। तो फूड को लाइट से दूर रखना है। अब मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको ऐसे टेबल दूंगी जिसमें आपको चार्ज वगैरह बताए होंगे। सबसे पहले उसमें ये टेबल आता है, ये आपने 8th में भी किया हुआ है, अभी भी है आपकी क्लास में, ये एक्टिविटी सीरीज़ टेबल कहते हैं इसको। तो ये मेटल्स आपने लर्न कर लेनी है। ये क्यों लर्न कर लेनी है, इस टेबल की हेल्प से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे आपने उसकी रिएक्शंस करनी है। अगर आप ये टेबल कर लोगे तो आपको रिएक्शंस करने में आसानी हो जाएगी। इस टेबल में बताया हुआ कि ये जो ऊपर वाली मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये कैसी हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही जिंक तक पहुँचे हम, जिंक के नीचे रिएक्टिविटी कैसी है, कम मतलब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। जिंक से ऊपर वाली मेटल्स हाई रिएक्टिव है और जिंक से नीचे वाली मेटल्स कैसी हैं, लेस रिएक्टिव। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स हैं जिनको क्या नहीं होता, ये दूसरी मेटल के साथ बहुत ही कम रिएक्ट होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और अगले 2 पेजेस पे मैंने ना टेबल दिए हुए हैं, ये आपकी 9th वाली बुक से मैं करने के लिए बोलती हूँ हर साल बच्चों को। आपने भी कर लेना, होमवर्क भी कर लेना, और लर्न करने हैं आपने। लर्न क्यों करने हैं, इसी से आपको फार्मूला बनाना आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है +1 चार्ज, कि इन चीज़ों के +1 चार्ज होते हैं। जैसे मैंने कल फार्मूला बनाना सिखा रही थी ना आपको, जिसमें मैं नीचे लिख रही थी कि सोडियम का 1 चार्ज है। मुझे कैसे पता चल रहा था, मैंने भी यही जो टेबल है कभी लर्न किए थे। हाइड्रोजन का लिखा हुआ ना H+, मतलब हाइड्रोजन का कितना चार्ज है, 1+। सोडियम के ऊपर लिखा हुआ है Na+, याद रखना है, जिसके ऊपर सिंपली प्लस लिखा हो तो मतलब उसका कितना चार्ज होता है, 1+, ठीक है बेटा। मैंने कल भी बताया था कि जितने भी मेटल्स होती हैं उनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके चार्ज कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके। तो हमने ये 4 चार्ज लिए हैं, +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज। इससे आपको ये पता चलेगा कि इन चीज़ों के जो चार्ज हैं वो इतने होते हैं। हाइड्रोजन, सिल्वर का भी 1 चार्ज, क्यूप्रिक। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, कुछ मेटल्स होते हैं वो 2 चार्ज में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप देखोगे कॉपर, आयरन। हाँ, जैसे आप देखोगे कि हमारा जो आयरन है ना, इसका चार्ज 2 पॉजिटिव भी है और इसका चार्ज 3 पॉजिटिव भी है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे। आयरन और कॉपर जो है ये 2 चार्ज में एग्जिस्ट करती हैं, कभी इनका चार्ज 2 ले लेते हैं हम और कभी हम इनका चार्ज 3 ले लेते हैं, ठीक है।
ये जो जितनी भी बात की ना, ये कौन सी थी, पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स की बात की। अब हम करेंगे बात नेगेटिवली चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जिनका होता है वो कौन कौन सी हैं, जितनी लिखी है ना, आप इतना भी लर्न कर लोगे इतना भी बहुत है आपके लिए। -1 चार्ज किस किस का होता है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, हाइड्राइड का। नीचे मैंने कुछ पॉलीएटॉमिक आयन बताए हुए हैं, ये भी याद करने हैं कि 1+ पॉलीएटॉमिक चार्ज किसका होता है, 1- चार्ज किसका है, -2 किसका है, -3 किसका है, ये याद करने हैं। इनके फार्मूले भी आगे बताए हुए मैंने। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। NH4 क्या है, अमोनियम है, अमोनिया है, इसका कितना चार्ज होता है, 1+ होता है। कार्बोनेट का कितना चार्ज होता है, 2-। ठीक है बेटा, मतलब इनके ऊपर जो हम शो कर रहे हैं ना, ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इनके ऊपर ऊपर जो लिखी होती हैं, ये क्या चीज़ है इनकी जी, इनके चार्ज है। ऊपर की बात होगी, मतलब जैसे मैं यहाँ से बात करती हूँ कार्बोनेट की, CO3, ये पॉलीएटॉमिक आयन है ना, इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव क्या है, ये इसका चार्ज है। ठीक है, सभी के ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ हम 1 को मेंशन नहीं करते हैं, बाकी हम लिखते हैं 2, 3 हो तो वो हम लिखते हैं। 1 का मतलब जैसे ये वाले जो है, इन सभी के चार्ज 1 है, तो हमने नहीं लिखा हुआ है ना 1, सिंपली प्लस लिखा हुआ है। इसी तरह से नेगेटिव में होता है, इसी तरह से देख लो, ये नेगेटिव है, 1- वाले चार्ज हैं सभी। हमने 1 नहीं लिखा हुआ, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, ये होमवर्क सारा कर लेना आपने, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल करवाऊँगी। थैंक यू।